प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यानों में अपन ने परिवर्धन जैविकी का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, उसका इतिहास अपन ने पढ़ा था। आज के व्याख्यान में अपन भ्रमणकी से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पूर्व रचना सिद्धांत, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोज के पश्चात पूर्व रचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। शुक्राणु व अंडाणु की खोज के पश्चात यह मत बना कि युग्मकों में पूर्व निर्मित या सूक्ष्म रूप से जीव उपस्थित होते हैं। निश्चेषण पश्चात यह सूक्ष्म जीव पोषण प्राप्त कर विकसित करते हैं। यह सूक्ष्म जीव में विकसित प्राणी की सभी रचनाएं पूर्व निर्मित या उपस्थित होती है, अतः इसे पूर्व रचनावाद कहा जाता है। जॉन स्वैंडरडैम ने 1666 में मेंढक के अंडे का प्रेक्षण कर एक रेखांकित चित्र बनाया। वह पूर्व रचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। एवी लेवेनहुक ने मानव शुक्राणु खोजने के बाद इन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। हार्टसोकर ने 1695 में अपने शोध के आधार पर चित्र बनाया, जिसमें शुक्राणु का अग्रभाग, जिसे सिर कहते हैं, उसमें सूक्ष्म मानव, अ लिटिल मैन, जिसे होमोक्यूलस कहा गया, उपस्थित होता है। दिए गए चित्र में उस प्रकार की आकृति आप उसके हेड रीजन में देख सकते हैं। शुक्राणु व अंडाणु की खोज होने के पश्चात पूर्व रचनावादियों के दो समूह में विभक्त हो गए। एक समूह अनुसार शुक्राणु के शीर्ष में प्राणी का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है, जो अंडाणु से तो मात्र परिवर्धन हेतु पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। इस सिद्धांत के समर्थक को एनिमिक्युलिस्ट अथवा स्पर्मिस्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के समर्थन में प्रीवोस्ट, ड्यूमस व हार्टसोकर आदि थे। दूसरा समूह जो यह मानता है कि अंडे में सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है और शुक्र द्रव का कोई विशेष महत्व नहीं होता, ऐसे अनुयायियों को अंडवादी या ओविस्ट कहलाए। मैल्फिजी, स्वैंडरडैम, हॉलर, बोनेट, स्प्लेंजनी आदि इस मत के समर्थक थे। निकोलस डी मेलबार्क, स्वैंडरडैम, बोनेट ने संकोचन सिद्धांत, एनकैसमेंट थ्योरी प्रतिपादित की, जिसके अनुसार आगामी पीढ़ियों का सूक्ष्म रूप स्थित होता है और इस सूक्ष्म जीव में इससे भी अगली पीढ़ी का सूक्ष्म जीव पूर्व निर्मित होता है। स्वैंडरडैम के अनुसार इस प्रकार भ्रूण के अंदर भ्रूण का सिलसिला आदम व ईव के शरीर से पहले से मौजूद था। लंबे समय तक दोनों समूहों में बहस चलती रही, लेकिन 1759 में कैस्पर फ्रेडरिक वुल्फ द्वारा दिए गए प्रयोग में पाया गया कि मुर्गी के भ्रूण में किसी भी प्रकार की पूर्व संरचना नहीं उपस्थित होती है। अंततः ऑस्कर हर्टविंग व फॉल ने इसे पूर्ण विराम दिया और बताया कि भ्रूण परिवर्धन के दौरान शुक्राणु व अंडाणु के संलयन के दौरान दोनों के केंद्रकों का संलग्न होता है, जिसे अपन एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तत्पश्चात भ्रूण परिवर्धन में दोनों युग्मों की उपयोगिता व महत्व को समझा गया। दूसरा सिद्धांत जो दिया गया था उसका नाम था अनुजनन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। सूक्ष्म जीव की खोज व औत्की के नए तकनीकों के विकास के बाद इसका अध्ययन
इसका अध्ययन संभव हुआ और ज्ञात हुआ कि इसमें तथाकथित लघु रूप नहीं पाया जाता। सेंट हिलेरी ने मुर्गे के निषेचित अंडे को वार्निश व मोम से ढककर तथा हिलाकर चूजे प्राप्त किए। चूजों का परिवर्धन तो हुआ, लेकिन जन्म से उनमें असमानता व विकृति, जिसे टेरेटोलॉजी कहते हैं, पाई गई, जो दर्शाता है कि अंडे स्वयं में परिवर्धन की शक्ति नहीं होती और इसके लिए उसे बाहरी बलों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि भ्रूण में पहले से पूर्व रचना सिद्धांत अनुसार जीव होता तो ये विकृति क्यों उत्पन्न होती। अतः विलियम हार्वे ने अपनी पुस्तक ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स में इस सिद्धांत को अनुजनन नाम दिया और उनके अनुसार शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से नव प्राणी का उद्भव होता है, जिसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। गैब्रिलियो फिलोपिनो द्वारा अंडवाहिनी की खोज, रेगनियर डी ग्राफ द्वारा फॉलिकल नलिका द्वारा अंडाशय में गर्भाशय में पहुंचना व निकोलस स्टेनो द्वारा अंडाशय में मादा युग्मक में जनन कोशिका को ओवरी नामकरण, ये जब अनुजननवाद को तर्क संगत व पूर्व रचना से अधिक मान्य सिद्ध करते हैं। वुल्फ द्वारा चूजे की ट्यूबुलर आंत का उद्भव परिवर्धन के शुरुआती अवस्था में भ्रूण के मुड़ी हुई चपटी स्तर द्वारा होता है, अर्थात जो अर्ली स्टेज का भ्रूण होता है उसकी अग्रभाग में जो फोल्डिंग पाई जाती है फ्लैट लेयर, उस द्वारा ये ट्यूबुलर इंटेस्टाइन का निर्माण होता है। उनके अनुसार भ्रूणीय विकास किसी विशेष ताकत या प्रभाव के कारण ही होता है, जिसे आगे चलकर कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने सिद्ध किया। धन्यवाद।